ठीक है भाई, तो आप लोगों ने लास्ट जो डिस्कशन किया था वो किया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स पर और एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या थे? वो इवेंट्स जिनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जिनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी आती है? 0। मतलब वो इवेंट्स जिसके सैंपल पॉइंट्स बिल्कुल मैच नहीं करते, मतलब उनमें कुछ कॉमन नहीं है। तो कॉमन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोबेबिलिटी कितनी बैठेगी उसकी? 0 आएगी। ठीक है, इन सेटों को एक और नाम से भी जाना जाता है, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट, जो जॉइंट नहीं है आपस में एक दूसरे से। नॉर्मली अगर आपने सेट चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है। जो बीच वाला ये जो पोर्शन आता है इसको इंटरसेक्शन कहते हैं। अब अगर दो सेट ही अलग अलग हैं तो इंटरसेक्शन आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। जब इंटरसेक्शन आएगा ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स हैं जिसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0। अच्छा, इसी तरीके से म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव वो इवेंट्स होते हैं जिसमें अगर यूनियन करो, बिल्कुल ए यूनियन बी करो तो प्रोबेबिलिटी 1/। ऐसे इवेंट्स जिनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1, क्या कहलाते हैं? वो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, इसके एग्जांपल भी मैंने आपको लेके दिखाए थे कि भाई मान लीजिए आपने एक डाइस टॉस करी है। टोटल जो आपके पास आउटकम्स आएंगे वो कौन कौन से आएंगे? 1 2 3 4 5 6। अब मान लीजिए एक ए इवेंट सेट किया मैंने ऑड नंबर का, एक बी मैंने सेट किया इवन नंबर का। तो इसके जो सैंपल पॉइंट होंगे ऑड नंबर वाले के वो क्या होंगे? 1 3 5, इसके सैंपल पॉइंट होंगे। इसी तरीके से बी के भी अपने सैंपल पॉइंट होंगे 2 4 और 6। अगर मैं इनका यूनियन करा दूं तो 1 2 3 4 5 और 6। अब ऐसे यूनियन का अगर प्रोबेबिलिटी निकाला जाए तो सारे आउटकम आ गए। तो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो कितनी आएगी आपके पास? 6 अपॉन में 6 काट पीट के कितना आएगा? 1 अपॉन में 1, तो दैट इज 1। तो यूनियन की प्रोबेबिलिटी कितनी बैठती है? 1। किसमें? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स में। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो सकते हैं और एग्जॉस्टिव भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, एग्जॉस्टिव ना हो। या ये भी हो सकता है कि दो इवेंट एग्जॉस्टिव हो, एक्सक्लूसिव ना हो। सारी कंडीशंस है। ठीक है, अच्छा जी, एक और टाइप ऑफ इवेंट है उस पर गौर कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी पे बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है? एक इवेंट जो दूसरे पर डिपेंड ना करे। बिल्कुल, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है मतलब उसके मतलब किसी कोई दो इवेंट है जिसके होने से दूसरे वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो जैसे मैं आपको समझा दूं, जैसे मान लीजिए एक एक इवेंट है रेड बॉल ड्रॉन। ठीक है, बी इवेंट है ब्लैक बॉल ड्रॉन। और इसमें जो है कुछ ऐसे है। ठीक है, तो कुछ तो रेड बॉल है और कुछ क्या है? ब्लैक बॉल है। अब आप मुझे बताइए कि प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है? रिप्लेसमेंट। हाँ, इसमें रिप्लेसमेंट अलाउड है। इसमें रिप्लेसमेंट क्या है? अलाउड है। रिप्लेसमेंट अलाउड का मतलब है कि जो बॉल आपने एक बार निकाल ली उसको वापस डाल के दूसरी निकलेगी। ठीक है, अब आप मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा? 1/5। रेड बॉल निकालनी है मुझे भाई। ये भी रेड बॉल है। ठीक है, हाँ जी, रेड बॉल कितनी है आपके पास? 2 अपॉन में 5।
और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का मतलब क्या है कि पहले एक ब्लैक बॉल निकले, ठीक है, बट रिप्लेसमेंट अलाउड है, तो वो ब्लैक बॉल वापस डाल दी जाएगी इसमें, और फिर दोबारा क्या निकलेगी, रेड बॉल। तो बताइए कितना होगा, 2/5 ही रहेगा, क्योंकि ब्लैक बॉल जो आपने पहले निकाली उसका कोई प्रभाव थोड़ी पड़ा, क्योंकि वो तो रिप्लेसमेंट कैसी है, अलाउड है भाई। तो ये वाला इवेंट होने का कोई खास फर्क पड़ा नहीं ए पे, क्योंकि रिप्लेसमेंट अलाउड है इस केस में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी 2/5 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में बी, बी कितना है, तो इसका मतलब बी इवेंट के होने या नहीं होने से ए पर कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा है। तो ऐसे इवेंट कहलाते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए ना उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा हिसाब किताब बनाया। उन्होंने बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर आए तो ऐसे इवेंट बोले जाएंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। चिंता मत करिए, इसको क्लियर करेंगे हम, डोंट वरी। अभी फिलहाल के लिए इतना समझो, इंडिपेंडेंट इवेंट में कुछ ऐसा हमें कुछ प्रूव करना पड़ेगा, फिलहाल के लिए इतना स्टोर करिए इस बात पे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। मैं आपको एक इस चैप्टर इस एक्सरसाइज पे बेस्ड आपकी थ्योरम सिखा देता हूँ, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। मुझे एक बात बताओ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप अभी अभी करके आए हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की पहचान क्या है, कि उसमें एक इवेंट क्या होता था, गिवन होता था। एक इवेंट क्या होता था, गिवन, कि भाई ये हो चुका है, अब तू इसकी प्रोबेबिलिटी और बता दे, है ना, ऐसा ही तो होता था कि भाई ये चीज हो चुकी है, अब आप इसकी क्या बताइए, प्रोबेबिलिटी। और उस इवेंट पे जिसमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोलता था, उसकी तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और जिसके पहले गिवन दैट लिखा होता था उसको हम गिवन में लिख लेते थे, उसको नीचे रखते थे, राइट, ऐसे ही तो करते थे। और फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऐसे करके आप निकालते थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की पहचान है कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी और दूसरा इवेंट गिवन होगा, दे रखा होगा या हो चुका होगा या ऐसा कुछ बोलेगा क्वेश्चन। तो आप इस केस में कौन सी प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट जो प्रोबेबिलिटी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी क्या कहती है वो सुनो भैया। क्या इसमें भी कुछ गिवन होगा, आंसर है नहीं, इसमें कुछ गिवन नहीं होगा। मतलब ऐसा क्वेश्चन क्वेश्चन कुछ ऐसा चलेगा कि आप प्रोबेबिलिटी बताइए कि भाई अक्ष और उमंग दोनों ट्यूशन पहुंचेंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी बोलेगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी है, इसमें दो कार्यक्रम एक साथ कराने हैं मुझे। एक तो मुझे अक्ष को भी ट्यूशन पहुंचाना है और उसी के साथ मुझे उमंग को भी ट्यूशन पहुंचाना है। अब ये दोनों काम जब मुझे एक साथ कराने हैं तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा ना, कि अक्ष के पहुंचने को मैं ए इवेंट बना लूंगा और उमंग के ट्यूशन पहुंचने को लेट इट बी मैं बी इवेंट बना दूं, ठीक है। और मेरी कोशिश होगी कि मैं ये दोनों इवेंट एक साथ करवा दूं, क्योंकि इसी बात की तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों एक साथ पहुंचे, सही है। अब इसमें क्या कुछ गिवन है क्या, नहीं, कोई गिवन नहीं है ना, कोई क्वेश्चन में बोलता है गिवन है। लेकिन क्वेश्चन पूछा ही ऐसे जाता है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है ना, वो तुम्हें खुद लगेगा कि यार ये अकेला इवेंट नहीं है, इसके अंदर 2-3 इवेंट घुसे पड़े हैं और वो सारे के सारे इवेंट एक साथ करवाने हैं। अब इसको करवाने का तरीका क्या होता है वो सुनो। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं आपको लिख के दिखाता हूं। फॉर्मूला ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर आप कराना चाहते हो दोनों को एक साथ, तो फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करा लीजिए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करा लीजिए, कब, जब ए हो चुका है। ऐसे करके निकालते हैं इसको। अगर आपको दो इवेंट एक साथ कराने हैं तो पहले आप एक इवेंट करवाइए, फिर मल्टीप्लाई करके उसको करवाने के बाद किसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, बी के होने की प्रोबेबिलिटी और बताइए। अच्छा भैया ये काम दो में हो सकता है, मतलब मान लो दो से ज्यादा इवेंट हो तो, हाँ दो से ज्यादा में भी हो सकता है। मान लीजिए कल को आपका मन किया कि ना जी 3 इवेंट एक साथ कराने हैं, तो आप क्या करेंगे, हाँ बिल्कुल फॉर्मूला बनेगा। ये उसी का ही फॉर्मूला है एक तरीके से घुमा फिरा कर, कंडीशन
बिल्कुल उसको उधर भेज दिया खाली, बिल्कुल। लेकिन थोड़ा सा मतलब समझने की बात है, इसको उधर भेज दिया है ऐसे मत बोलिए, ये अलग फॉर्मूला, इसको एक्सपीरियंस करिए। और इसको कौन से केस में मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगेगी, कौन से केस में कंडीशनल थ्योरम लगेगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी, ये है कंफ्यूजिंग पॉइंट बस। मतलब आपको ना कभी ये नहीं बोलेगा कि ये फलाना फलाना एक्सरसाइज का क्वेश्चन, आपको बस खाली क्वेश्चन दे देगा। आपका सबसे पहला हिसाब किताब होगा कि आप ये पता लगाएं कि ये जो क्वेश्चन है ये कौन से टाइप का है, क्या ये कंडीशनल का है, क्या ये मल्टीप्लीकेशन का है, क्या ये बेस का है। तीन ही प्रॉपर्टीज हैं, तीन ही प्रोबेबिलिटीज हैं आपके पास। सबसे पहली है कंडीशनल। कंडीशनल में क्या होता है, एक की प्रोबेबिलिटी पूछता है और दूसरा गिवन देता है। मल्टीप्लीकेशन की क्या खासियत है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है वो कभी भी सिंगल इवेंट नहीं होता, दो तीन इवेंट मिक्स होते हैं उसमें। ये मल्टीप्लीकेशन की पहचान है। जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ये तो मल्टीप्लीकेशन से होगा भाई। और जिस बच्चे को नहीं आता है ना समझ में, उससे प्रोबेबिलिटी होती भी नहीं है 12वीं की, क्योंकि इसमें एक फॉर्मूले नहीं है, तीन फॉर्मूले हैं इसमें। अब तीनों में से कौन सा एग्जीक्यूट करना है, उससे पहले आपको ये भी तो पता चलना चाहिए ना ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये कौन सी एक्सरसाइज से आया है उठ के, तभी तो उसका बेसिक लगाओगे उसमें। तो कंडीशनल में एक गिवन होगा, एक प्रोबेबिलिटी आपसे पूछेगा। मल्टीप्लीकेशन में जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछेगा उसके अंदर दो तीन इवेंट हो रहे होंगे पहले, आपको वो सारे इवेंट एक साथ कराने होते हैं। ठीक है, बेस थ्योरम में मैं आपको बताऊंगा, बेस थ्योरम कंडीशनल का ही एडवांस्ड वर्जन होता है। ठीक है, तो इसलिए बेस और कंडीशनल में थोड़ा सा कंफ्यूजन चलता है कि बेस का है कि कंडीशनल का है, लेकिन उसकी भी अच्छी खासी पहचान है। तो इंटरसेक्शन आप करेंगे, फॉर्मूला क्या बनाएंगे, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, कब, जब ए हो गया, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, कब, जब ए और बी। अब आप गौर करिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नहीं है, अब थोड़ा अलग है, लेकिन दो में दिखता है फॉर्मूला है, इधर उधर कर दिया चीज को बस। ठीक है, तीन तक तो आएगा नहीं ना? क्यों नहीं आएगा, तीन तक आएगा। आइए क्वेश्चन ही कर लेते हैं तीन का। एनसीईआरटी में तो शायद बिल्कुल एनसीईआरटी में ही है, देखिए करवाता हूँ आपको क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज पे आ जाइए। कौन सा ये, नहीं नहीं नहीं, ए कॉमा बी लिख दीजिए, ए बी लिख दीजिए, इनके बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब समझो बस कि ए और बी हो गए हैं। ए भी हो गया है, आप बस प्रोबेबिलिटी बताइए किस चीज की, अब सी की। ये है बस इसका इतना मतलब, इसके नीचे ए और बी लिखने का कोई मतलब नहीं है। आप अगर मैथमेटिकल मतलब पूछ रहे हो तो कुछ नहीं है, ये बस ये बता रहा है कि ए और बी हो चुके हैं, तुम सी की प्रोबेबिलिटी बता रहे हो, पूछिए। ठीक है, ओके, मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ, क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई ऐसे होते हैं कुछ आपके मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 13.2, क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं। देखिए स्टोरी सुनिए पहले, स्टोरी क्या है। एक बॉक्स है जिसके अंदर कुछ ऑरेंजेस हैं, टोटल 15 ऑरेंजेस हैं इसके अंदर। एक बॉक्स है जिसके अंदर कितने ऑरेंजेस हैं, 15 ऑरेंजेस। अब इसमें से 12 जो है वो गुड है और 3 जो है वो बैड है। ठीक है, एक एक पेटी है ऑरेंजेस की। देखो नॉर्मली अगर आप कभी मंडी वंडी गए हो या फिर मतलब आपने कभी एक साथ बल्क में अगर कोई सामान खरीदा हो तो आपको समझ में आएगा कि दुकानदार दुकानदार कभी भी आपसे नहीं कहता कि भाई सारे चेक कर लो। जैसे मान लो कभी हम मंडी में अगर जाते हैं और हम ऑरेंजेस खरीद के ला रहे हैं, आम की पेटी खरीद के ला रहे हैं, तो रैंडम चेक होता है कि भाई कोई भी उठा के तीन देख लिया, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, चलो सही है। अब एक एक पलट के अगर चेक करने लग गए तो हो लिया फिर तो इसी तरीके से ऑरेंज, ये एक ऑरेंज बॉक्स है जिसके अंदर टोटल 15 ऑरेंजेस हैं। रूल ये है कि इसमें से 3 ऑरेंजेस निकालकर चेक होंगे और वो भी चेक होंगे विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं है। मतलब एक बार जो निकाल लिया उसको निकाल के साइड में रख दिया, फिर दूसरा निकाला, फिर तीसरा निकाला, ये होता है रिप्लेसमेंट नॉट अलाउड। और रिप्लेसमेंट अलाउड जिसमें होती है,
भाई पहला निकाला, हाँ सही है, उसी में डाल दिया, फिर दोबारा निकाला। अच्छा दोनों में फर्क क्या है? मतलब क्या फर्क क्या पड़ेगा उससे? टोटल आउटकम्स चेंज होते हैं। नहीं देखो, अगर आप रिप्लेसमेंट अलाउड करते हैं तो चांस होता है कि दूसरी बार जब आपने निकाला तो शायद वो पहला वाला ही निकला है। भाई मान ली मैंने पहले ऑरेंज देखा, अच्छा यार ये तो इस पर तो 5 लिखा है, फिर मैंने इसी में डाल दिया, फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को फिर दोबारा निकाला, तो चांस है ना कि दोबारा से क्या निकल के आ जाएगा 5। रिप्लेसमेंट अलाउड में प्रॉब्लम होती है। रिप्लेसमेंट नॉट अलाउड में क्या होता है कि भाई वो 5 उठा के साइड में रख लिया, अब मैं अगर 8 डालूंगा तो 5 तो नहीं निकलेगा क्योंकि वो तो बाहर रखा हुआ है। ठीक है, रिप्लेसमेंट अलाउड एंड नॉट अलाउड में फर्क समझ। रिप्लेसमेंट नॉट अलाउड है इस केस में। तो आपको पेटी में से 3 ऑरेंजेस निकालने हैं, चेक करना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 ऑरेंजेस निकाल के चेक कर लिए, और अगर तीनों के तीनों ऑरेंजेस राइट आते हैं तो पेटी जो है वो फिट है भेजने के लिए, मतलब बाहर एक्सपोर्ट कर दो आउट ऑफ इंडिया। सही है पेटी। अब आपके सामने एक ऐसी पेटी आई है जिसमें 12 तो गुड है और 3 क्या है? बैड है। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि पेटी जो है वो सेल के लिए भेज दी गई है। ये है क्वेश्चन। दोबारा सुनिए स्टोरी क्या है। पेटी सेल के लिए कब जाएगी ये बताओ। जब तीनों सही होंगे तब जाएगी पेटी सेल के लिए। भाई ये जो आपके पास कैरेट है, ठीक है, ये सेल के लिए कब जाएगा? जब आपने वो 3 ऑरेंजेस निकाले, वो तीनों के तीनों राइट हुए। मैं आपसे प्रोबेबिलिटी किस चीज की पूछ रहा हूं? मैं नहीं कह रहा कि तीनों के तीनों राइट हो, क्योंकि मैं ऐसा बोल दूंगा तो क्लियर पता चल जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, तुम इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो कैरेट है ये सेल के लिए हो गया सिलेक्ट, तो इसका मतलब तीनों सही होंगे। तो इसका मतलब आपको इसमें 3 इवेंट कराने हैं और तीनों के तीनों एक साथ कराने हैं सही वाले, तभी सिलेक्ट हो सकता है प्रोबेबिलिटी सेल के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 इवेंट बनाएंगे। पहला, फर्स्ट ड्रॉ गुड ऑरेंज। बी क्या बनाएंगे? सेकंड ड्रॉ गुड ऑरेंज। भाई सेल के लिए अलाउड है, तो इसका मतलब तीनों बार सिलेक्शन जो हुआ है वो किसका हुआ है? ऑरेंजेस, मतलब गुड ऑरेंजेस का ही हुआ है, तो तीनों में गुड ऑरेंज ही जाएगा। और सी भी क्या है? थर्ड ड्रॉ। बिल्कुल। अब मैं किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा? मैं तो इसकी निकालूंगा, ए इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन। मैं तो तीनों इवेंटों को एक साथ कराऊंगा ना, क्योंकि ये तीनों इवेंट जब एक साथ होंगे तभी वो सेल के लिए अलाउड होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कब? जब ए हो जाए, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, कब? जब ए और बी। अब आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? 12/15। भाई गुड सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए कितनी है? 12 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया, ए हो चुका है, ए हो चुका है मतलब एक गुड निकल चुका है। अब आप दोबारा गुड निकलेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए। 11/14। ठीक है, अब ए और बी दोनों के मतलब 2 बार गुड निकल चुका है, अब तीसरी बार भी गुड निकलेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए। 10/10। आंसर है 10/30। थोड़ी बहुत कटिंग वटिंग जो होती है वो कर लीजिए। 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 2 से 1 बार, 7 बार। बाकी मेरे ख्याल से कटिंग है नहीं इसमें, है कोई? 3 से है, बाकी और कोई नहीं है, तो यहाँ पे आएगा 44 अपॉन में 13 7 सर 90। मतलब यह है कि आपको जो भी जिस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछेगा वो खुद प्रोबेबिलिटी 2-3 आउटकमों से मिलकर हो रही होगी। कौन से थ्योरम के अंडर? मल्टीप्लीकेशन थ्योरम के अंडर। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए। बता दो।
डिपेंडेंट इवेंट डिपेंडेंट के क्वेश्चंस। अच्छा अच्छा, एक चीज और डिस्कस करेंगे हम, इंडिपेंडेंट वाला। आइए इंडिपेंडेंट पे वापस काम करते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या थे? जिनके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। ऐसे इवेंट अगर हो जाए तो ये इवेंट कहलाते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्लियर किया था इसको, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, अच्छा जी। अब मुझे एक बात बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या है? मतलब इनको अलग अलग कैलकुलेट करना है। मैं अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालता था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कब? जब ये हो गया। ये तो इससे निकालेंगे आप एलएचएस, और आरएचएस के लिए आप डायरेक्ट काम करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू मैं। और अगर आपका एलएचएस किसके इक्वल आ जाए? आरएचएस के, तो आप कहेंगे कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कौन सा वाला? ये से ये नहीं, और किससे क्या अरे इसका पीए आरएचएस के पीए से कट जाएगा। एलएचएस का पीए आरएचएस के पीए से कट जाएगा। डायरेक्ट काट सकते हैं। क्यों काट दोगे भाई? आपको चेक करना है कि इंडिपेंडेंट है तो या नहीं है। प्लस माइनस थोड़ी है बीच में। आप इसकी बात कर रहे हो? नहीं, इसको बोल रहे हो ये लिख दूं? हाँ। पर ये चीज तो मुझे चेक करनी है, ये इक्वल थोड़ी है। ये तो मुझे चेक करना है, आने चाहिए मेरे इक्वल। आप ऐसे कट नहीं कर दी, वो इक्वेशन नहीं है। ये एलएचएस है, ये आरएचएस है। हाँ, अगर क्वेश्चन में अगर आपको वो ये बोले कि इंडिपेंडेंट हैं, तो आप इस इक्वेशन को डायरेक्टली यूज कर सकते हो। डायरेक्टली बिल्कुल आपको 2 नंबर पे आएगा क्वेश्चन कि भाई इंडिपेंडेंट है या नहीं है, चेक करो। जैसे आपके इस एक्सरसाइज की शुरुआत ही इससे ही हो रही है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आइए डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है आपको एक्सरसाइज 13.2 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है कि इफ पी ऑफ ए किसके बराबर है? 3/5 के। पी ऑफ बी 1/5 के। फाइंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। उसने कह दिया आपसे कि इंडिपेंडेंट हैं। हाँ भाई उमंग, कैसे करेंगे क्वेश्चन को? भाई वो आपसे कह चुका है, चेक नहीं है ये उसने कह दिया है कि ए और बी इंडिपेंडेंट हैं। तुम मुझे बताओ क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? तो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। अगर वो ये बोलता नहीं चेक करो, तो हम क्या करते? ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी अलग निकालते, पी ए इंटू पी भी अलग करते, और एलएचएस इक्वल टू क्या करवाते? आरएचएस। हाँ भाई, तो बता दीजिए पी ऑफ ए कितना है? 3/5 इंटू में कितना हो जाएगा आंसर? सिंपल। पहले फॉर्मूले से फेमिलियर करा रहा है आपको इंडिपेंडेंट के। एक दो क्वेश्चन देगा, चेक करने को बोल देगा कभी, फिर जब ये सब में आप महारत हासिल कर लोगे, फिर आपको मल्टीप्लीकेशन के साथ फेमिलियर कराएगा। फिर वो होने के बाद फिर द स्टोरी क्वेश्चन। ऐसे चलेगा ये पूरा एक्सरसाइज। ठीक है, और इसके कंप्लीट होते फिर आपको बेस करवा देगा। बेस आपको कराने के बाद फिर आपको लास्ट में देगा सिर्फ क्वेश्चन। अब तुम पता लगाओ कि कौन सी उसमें से आ रहा है, बेस में से आ रहा है, कंडीशनल में से आ रहा है। क्योंकि अभी तो तुम्हें एक्सरसाइज पता है पहली वाली किसकी है, कंडीशनल। तुम कंडीशनली सोच रहे हो। दूसरी वाली कौन सी है? मल्टीप्लीकेशन। तीसरी वाली कौन सी है? बेस। तो तुम उसी के टॉपिक्स लगाते रहोगे बस। दिक्कत तो तब होती है जब क्वेश्चन आता है बस खाली, और वो नहीं बोलता कि कौन सा है। तुम पता लगाओ कौन सा है पहले, फिर तुम उसको करो भी। वैसे कंडीशनल वाले में तो लिखा है फाइंड द कंडीशनल। बाबू हर बार लिख के नहीं आता, ऐसा भी होंगे कुछ क्वेश्चन। हर बार कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिख के नहीं आएगा।
बोलेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दिस गिवन दैट दिस, उससे पहचानता है कि हाँ गिवन दैट है, ठीक है तो ऐसा बना। मैं वो डेटा फ्लो बनाने के लिए हर बार क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीजन भी यही है। बेस के क्वेश्चन जो होते हैं ना उनका डेटा फ्लो अलग होता है थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, देखो मेन बात है हमें प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में से नंबर लेने हैं सारे के सारे, एक भी सिंगल नंबर नहीं छोड़ेंगे हम इसको, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास गिने चुने क्वेश्चंस हैं, 20-25 क्वेश्चंस हैं, वो सारे आपको निपटाने टाइप्स, उनको कर लोगे एक सिंगल नंबर नहीं घटेगा प्रोबेबिलिटी। और ये लगभग 8 से 10 नंबर के बीच के अराउंड बैठता है। 8 का है, 80 में से 8 नंबर का बैठता है, मतलब 10% है ये। क्यों छोड़ रहे हो, पास होने में बड़ी महारत हासिल करता है, मतलब करवाएगा आपको। और बेस का क्वेश्चन आना ही आना है, 100% हर बार आता है 4 नंबर में। तो जब इतना कुछ पता है तो फिर क्यों छोड़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या लिखा है। आइए देखिए, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं आप लोग इस बात को कैसे समझेंगे कि भाई मल्टीप्लिकेशन का कैसे है ये। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, ये क्वेश्चन आता है भाई 2 नंबर में। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब जो बाहर निकला वो रहेगा या अंदर डालना पड़ेगा उसको फिर से, बाहर ही रहेगा वो। रिप्लेसमेंट इज नॉट अलाउड, विदाउट रिप्लेसमेंट है। अच्छा, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, क्या मतलब है इसका? 52 पत्तों में से 2 कार्ड्स निकाले गए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। क्या मतलब है इसका? दोनों के दोनों कार्ड कैसे हैं? ब्लैक हैं। अब आप बताइए कौन सा टाइप है, मल्टीप्लीकेशन है या नहीं है? मल्टीप्लिकेशन है, क्यों? विदाउट रिप्लेसमेंट का भी तो। नहीं यार, विदाउट रिप्लेसमेंट इज नॉट द प्रॉब्लम। अरे वो विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं यार, प्रोबेबिलिटी किस चीज की बतानी है? डिपेंड तो कर रहा है ना, हैं? इवेंट तो डिपेंड करेगा ना। अरे विदाउट रिप्लेसमेंट से मल्टीप्लीकेशन का नहीं बैठता, कंडीशन में भी हो जाता कभी कभी। विदाउट रिप्लेसमेंट वो कीवर्ड नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूँ। वो कीवर्ड जो पहचानने वाला कीवर्ड है ना, वो विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं है, बस मैं ये कह रहा हूँ। 2 कार्ड की है ना, आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो 2 ब्लैक कार्डों की निकालनी है। 2 ब्लैक कार्डों की निकालनी है ना, मतलब अगर सिर्फ वो ये भी कहता ना 1 ब्लैक कार्ड की निकालो, तो भी मैं समझ जाता कि ठीक है मल्टीप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन उसने खुद बोला कि प्रोबेबिलिटी निकालो किसकी? 2 ब्लैक कार्ड हो। अब क्या हो रहा है ना, मैं क्या सेट करने वाला हूं, एक ए इवेंट सेट करूंगा कि फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक, फिर दूसरा भी क्या करूंगा, सेकंड कार्ड इज ब्लैक, और दोनों को क्या करा दूंगा, एक साथ करा दूंगा इंटरसेक्शन के साथ। समझ रहे हैं? मतलब आपसे जानबूझ के जो प्रोबेबिलिटी बोलता है ना, उसी की पहचान है कि उसके अंदर 2 इवेंट हो रहे होंगे, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। तो दोनों के दोनों कार्ड कैसे हैं? ब्लैक है। तो बताइए कैसे बनाएंगे सॉल्यूशन? ए इवेंट क्या लिखूं? फर्स्ट ड्रॉ इज ब्लैक कार्ड। बी क्या बनाए? सेकंड ड्रॉ इज ब्लैक। हाँ जी, अब आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। हाँ जी, कैसे बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कब? जब ए हो गया। हो जाए अच्छा जी, अब मैं ना इसमें ना एक और एक्सटेंशन भी करूंगा जो वो लोग पूछते हैं। एक तो बोथ कार्ड ब्लैक की पूछते हैं, एक वो ये भी पूछते हैं वन इज ब्लैक अदर इज रेड। भाई कार्ड्स में 2 तरीके के कलर होते हैं, एक ब्लैक और एक रेड। इसमें क्या पूछा है? दोनों ब्लैक पूछे हैं, तो ठीक है। अगर वो ये पूछता एक रेड एक ब्लैक, अब इसमें ना है तो ये मल्टीप्लीकेशन का ही, लेकिन बनते 2 केसेस। कैसे? कि भाई पहले रेड आया फिर ब्लैक आया, या फिर पहले ब्लैक आया फिर रेड आया। अब वो ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं जो मैं कह रहा हूं आपसे, रेड और ब्लैक वाला। दो ऐड कर देंगे। हाँ, तो मतलब 2 केसेस बनाने हैं अलग अलग। एक बार रेड को फर्स्ट मानो, सेकंड पे क्या मानो, ब्लैक, फिर प्लस या तो ये या तो ये, फिर पहले पे ब्लैक और दूसरे पे
राइट, वही मैं आपको करके दिखाऊंगा, पहले इसको देख लें। हाँ भाई बताइए क्या लिखूं फॉर्मूला, वो तो बता दो, 26 पी ऑफ ए बता दो। 26/52। भाई फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी बता दो। 26 कार्ड होते हैं ब्लैक के, अपॉन में 52 मल्टीप्लाइड बाय ए हो गया। ए हो गया मतलब एक ब्लैक कार्ड निकल गया। अब सुनो, अब देखो, तो अक्ष, अगर मैं यहाँ विदाउट रिप्लेसमेंट की जगह अगर मैं रिप्लेसमेंट लिख देता अक्ष, तो आपके हिसाब से तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का नहीं क्वेश्चन नंबर। लेकिन आप मुझे बताओ क्या ही फर्क पड़ता अगर यहाँ रिप्लेसमेंट अलाउड होती, बस इसकी जगह आप बताओ क्या लिखना पड़ता मुझे? 26/52। 26/52 नहीं लिखता। अब आप बताओ, हुआ तो मल्टीप्लीकेशन से ही ना, मैं इसी चीज की बात कर रहा हूँ, वो कीवर्ड नहीं था जो आप ढूंढ रहे। तो वो जो पहला दूसरा इवेंट वो पहले इवेंट पे डिपेंड कर रहा है ना। हाँ तो मल्टीप्लीकेशन में दोनों केसेस बनते हैं ना, नहीं भी करता तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला दिया ना, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। तो ए इवेंट करा दीजिए, ए इवेंट मतलब एक ब्लैक कार्ड जा चुका है, अब आप प्रोबेबिलिटी किसकी बता रहे हैं? 25/52। तो दोबारा ब्लैक कार्ड की तो कितना आएगा? 25/51। 26 से आप इसको काट लेंगे, 1 बार पे या 2 बार पे, यहाँ कितना आएगा? 25/102। ऐसा कुछ बैठे, तरीका समझ में आ रहा है? मल्टीप्लीकेशन की पहचान समझ में आ रही है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी के बाद जो भी हिसाब किताब है वो एक सिंगल इवेंट नहीं होगा, वो ज्यादा इवेंटों से मिलकर बनेगा, और आप उन सारे इवेंटों को नाम दोगे ए बी सी जो भी बनता है, और उन सबको इंटरसेक्शन के थ्रू करवाएंगे। अब आप मुझे बता दीजिए, अगर इसमें रेड ब्लैक बोलता हूं, रेड ब्लैक बोलना, देखो अब रेड ब्लैक बोलना भी दो तरीके से होता है, रेड रेड एंड ब्लैक, रेड ब्लैक रेस्पेक्टिवली, फिक्स कर दिया अब उसने, अब नहीं बनेंगे दो केस। अब उसने खुद ही तो फिक्स कर दिया कि पहले क्या लाओ? रेड, फिर क्या लाओ? लेकिन अगर वो सिर्फ रेड एंड ब्लैक बोले तो अब दो केसेस बनते हैं कि पहले या तो रेड आए, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, कब? जब रेड हो गया, और बीच में क्या आएगा? प्लस, अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, कब? जब ब्लैक हो गया। अब देख रहे हो ये दो केसेस बने हैं, और ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ब्लैक। और मुझे ऊपर डिफाइन क्या करना है? बी एक इवेंट है ब्लैक कार्ड, आर एक इवेंट है रेड कार्ड। नहीं आ रहा? हल्का फुल्का समझ में आ रहा है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहां लगती है वो चीज सीखनी है आपको, क्वेश्चन नहीं सीख रहे हैं, कहां लगती है वो चीज सीखना। रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? 26/52। रेड चला गया एक, 26/51। प्लस, हाँ भाई ब्लैक की 26/52। अब इसके लिए फ्रेश है मामला, क्योंकि या तो ये केस होगा या तो ये केस होगा। हाँ जी, इनटू में 26/51। आ गया समझ? ऐसा कुछ आप करेंगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन आप ट्राई करके लाइए, बाकी हम कल करेंगे। इस वीडियो को देखना